हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। इससे पहले हमने क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के नोट्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हर क्वेश्चन का सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते जाना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही हैं आपके सारे क्वेश्चन क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 का। यही सब क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए के करके सारे क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है टोटल जो मैं आज कराने वाला हूँ। ये आपके NCERT में पेज नंबर 12 में होगा। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसे अच्छे से क्लियर कर लेना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको बस वहीं याद रखना है कि कैसे क्या करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। ए में कितना है 293 के, बी में कितना है 470 के। आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन स्केल में, आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि सेल्सियस में कन्वर्ट करने का कौन सा फार्मूला होता है, सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ये आपको फार्मूला याद रखना है, यहीं से आपका बन जाएगा। सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। जितना केल्विन दिया हुआ है उतना में से 273 माइनस कर देना है तो आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, वी नो डैट टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। ये आपका फार्मूला हो गया। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। जितना केल्विन दिया हुआ है 293 के में से 273 माइनस कर देना है, आपका सेल्सियस स्केल में आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट का ए कितना है 293 केल्विन। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू, आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। टेम्परेचर इन केल्विन कितना है 293 केल्विन। 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन इसका टू आंसर कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। आपको ऐसे ही बी में करना है। फर्स्ट का बी कितना है 470 केल्विन। आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। आपको केल्विन कितना दिया हुआ है 470 में से 273 माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यही है आपका फर्स्ट का ए का आंसर 20 डिग्री सेल्सियस और फर्स्ट का बी का आंसर 197 डिग्री सेल्सियस। आपको कॉन्सेप्ट में ये फार्मूला याद रखना है, आप कॉपी में नीचे लिख लीजिएगा नोट करके। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपका आंसर भी इजीली बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ए में कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, बी में कितना है 373 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यदि केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, केल्विन इक्वल टू जितना रहेगा सेल्सियस में उतना में 273 ऐड कर देना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए आंसर, वी नो डैट टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये आपका फार्मूला को याद रखना है। टेम्परेचर इन सेल्सियस जितना रहेगा उतना में 273 ऐड कर देना है, आपका आंसर केल्विन स्केल में आ जाएगा। देखिए सेकंड का ए का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस कितना है 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना है तो कितना आ गया केल्विन में 298 केल्विन। ये आपका हो गया आंसर। देखिए बी, सेकंड का बी कितना है 373 डिग्री सेल्सियस।
आपको फार्मूला यूज करना है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस कितना है 373 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देना है, तो कितना आंसर आ गया 446 केल्विन। ये आपका सेकंड का ए का आंसर आ गया, ये आपका सेकंड का बी का आंसर आ गया। आपको ये फार्मूला नोट में याद कर लेना है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये आपका हो गया कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैं ऐसे ही हर क्वेश्चन के बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस उसे आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। यदि आप यही आंसर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो कन्फर्म आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उसके रीज़न बताने हैं। देखिए थर्ड का ए क्वेश्चन क्या है, नेपथिन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेपथिन की गोलियाँ होती है वो समय के साथ बिना कोई सॉलिड छोड़े गायब हो जाती है। जो नेपथिन की बॉल होती है डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, जो नेपथिन की गोलियाँ होती हैं वो समय के साथ बिना कोई सॉलिड पदार्थ छोड़े वो गायब हो जाती है। इसका क्या रीज़न है? देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, नेपथिन बॉल आर वोलेटाइल सब्सटेंस विथ सबलाइम। जो नेपथिन की जो गोलियाँ होती है वो वोलेटाइल सब्सटेंस की होती है। और वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होती है, देखिए दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कि वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आ जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए, इसी को बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। जो नेपथिन का ये जो एग्जांपल है ये सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जांपल है। आपको पता होगा सब्लिमेशन में क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में आ जाता है या गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाता है, उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसलिए नेपथिन बॉल आर वोलेटाइल सब्सटेंस विच सबलाइम, मतलब कि दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसीलिए नेपथिन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। इसीलिए नेपथिन की जो बॉल होती है वो समय के साथ बिना कोई सॉलिड रेसिड्यू, मतलब जो सॉलिड पदार्थ छोड़े वो गायब हो जाती है। यही था आपका रीजन। देखिए थर्ड का बी, आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना था सब्लिमेशन का। आपको इसमें सब्लिमेशन का एक कॉन्सेप्ट याद रखना था। क्या होता है सब्लिमेशन में, सॉलिड से इसमें आ जाता है गैस में विदाउट लिक्विड। यह कॉन्सेप्ट याद रखना है। सब्लिमेशन में क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में आ जाता है बिना लिक्विड में आए। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए 3 का बी क्या है, बी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम कई मीटर दूर बैठकर भी परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न है? आप आंसर में क्या लिखोगे, बी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन। जो भी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में बोल रहे हैं आप उसे अच्छी तरह से समझिए। मैं आपको लास्ट में एक कॉन्सेप्ट दे दूँगा, आप उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। और ये ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है 2/2, आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या लिखोगे आप, बी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन। यह डिफ्यूजन की वजह से होता है। मैं आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डिफ्यूजन में क्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम कई मीटर दूर बैठकर भी परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह डिफ्यूजन की वजह से होता है। वेपर्स ऑफ परफ्यूम मूव्स रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन एंड स्प्रेड इन द एयर बाय डिफ्यूजन। मैं जो भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोल रहा हूँ आप उसे अच्छी तरह से सुनिए। वेपर्स ऑफ परफ्यूम से मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन एंड स्प्रेड इन द एयर बाय डिफ्यूजन। जो परफ्यूम के जो वेपर्स होते हैं वो तेज़ी से सभी दिशाओं में मूव होते हैं और हवा की वजह से डिफ्यूजन द्वारा फैल जाते हैं। व्हेन परफ्यूम्स वेपर्स रीच सेवरल मीटर्स अवे वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम के जो वेपर्स होते हैं वो हवा के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं, तब हमें स्मेल महसूस होती है परफ्यूम की।
आपको इसमें कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, डिफ्यूज़न। इसमें किस की वजह से ऐसा हो रहा है, डिफ्यूज़न की वजह से। आपने क्लास 8 या 9 में पढ़ा हो गया डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। वाटर का दिया हुआ है, शुगर का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब कौन कौन से पार्टिकल्स दिए गए हैं, वाटर का, शुगर का और ऑक्सीजन का। आपको इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज फॉलो। हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस मतलब पदार्थ की जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्रम इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, कम, गैस में, उसके बाद लिक्विड में और सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको इतना पता होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था सॉलिड और लिक्विड गैस का क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। सिंस वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो वाटर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और शुगर क्या होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। और शुगर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या शुगर रूम टेम्परेचर क्या फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। और वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ये किसका एग्जांपल है, गैस का। तो ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, जो ऑक्सीजन होता है एक गैस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। Hence, the amount of force of attraction in the above mentioned things increasing order as follow। इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार होंगे। सबसे कम किसके, गैस के। यहाँ पर गैस कौन है इन तीनों में, ऑक्सीजन। तो सबसे कम ऑक्सीजन के होंगे। उसके बाद लिक्विड, इसमें लिक्विड कौन है, वाटर। उसके बाद वाटर होंगे। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, सॉलिड में। तो सॉलिड इसमें कौन सा है, शुगर। ये हो गया आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में यही बोले गए थे कि जो कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि गैस में, जो गैस होते हैं इसमें बिगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में बिगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और लिक्विड में मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट होते हैं। और जबकि सॉलिड में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। गैस में बिगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, में सबसे कम, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होते हैं। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ए में क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, बी में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और सी में क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है कि वाटर इतना डिग्री सेल्सियस पर वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा या लिक्विड के फॉर्म में होगा या गैसेस के फॉर्म में होगा। देखिए आंसर, वी नो डैट फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर। हम जानते हैं कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है अलग अलग टेम्परेचर पर। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस और लेस, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर जो वाटर होते हैं वो आइस के फॉर्म में होंगे।
मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर वो आइस के फॉर्म में होंगे, यानी सॉल्ट के फॉर्म में होंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे, मतलब वाटर के फॉर्म में रहेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस और एबव, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर जो वाटर रहेंगे वो स्टीम के फॉर्म में रहेंगे। स्टीम को क्या बोलते हैं? एक गैसेस के फॉर्म में रहेंगे। आपको इतना तो पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर वो आइस के फॉर्म में रहेंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर के फॉर्म में रहेंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा पर जो वाटर रहेंगे वो स्टीम के फॉर्म में रहेंगे। आपको इतना पता होगा। देखिए अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? 25 डिग्री सेल्सियस पर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इसमें कहाँ पे होगा, कहाँ पे लाई करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तब वो वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। आपका 5 का एक कंप्लीट हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। अब 5 का बी 0 डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दो जगह लाई कर रहा है। यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस और लेस, तो वो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस और टू 100 डिग्री सेल्सियस वो वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। डिग्री सेल्सियस दो जगह लाई कर रहा है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में भी होगा और सॉल्ट के फॉर्म में भी होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस अब क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। आपको यही पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब जमने का बिंदु होता है। हैंस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट्स इन बोथ लिक्विड मतलब वाटर एंड सॉलिड मतलब वाटर वेपर के स्टेट में होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में भी रहेगा और वाटर के फॉर्म में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस सॉल्ट के फॉर्म में भी है और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के फॉर्म में भी है। तो देखिए 5 का सी 100 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, वो किस फॉर्म में होगा? तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दो जगह लाई कर रहा है, मतलब वो लिक्विड के भी फॉर्म में भी रहेगा और वो गैस के भी फॉर्म में रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस में आप क्या लिखेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट करता है। हैंस एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड स्टेट, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में है, एंड गैसेस स्टेट, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गैसेस स्टेट में भी है। आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझना है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉल्ट के फॉर्म में, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड के फॉर्म में। यानी इसमें आ गया SOLID प्लस लिक्विड। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड के फॉर्म में भी रहेंगे और गैस के भी फॉर्म में रहेंगे। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के फॉर्म में रहेंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड और गैस के फॉर्म में रहेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके दो क्वेश्चन दिए गए हैं ए और बी करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। आपको यहाँ पर 2 रीजन देना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है। 6 का ए में क्या बोल रहा है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। जो वाटर क्या होते हैं लिक्विड के फॉर्म में होते ही हैं, आपको पता होगा। तो वहीं आपको रीजन देने हैं, जस्टिफाई करने हैं। जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इसके क्या रीजन है? आप आंसर में क्या लिखेंगे? वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज वाटर जो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि आपको 2 रीजन बताने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 रीजन कंप्लीट कर दिए हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन, ये आपका हो गया सेकंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में मैंने क्या लिखा है? इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वाटर के बारे में ही पूछ रहा है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस।
एंड रूम टेम्परेचर इज ऑलवेज बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का रूम टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आपको फर्स्ट रीजन समझ में आ गया होगा क्या? इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा कमरे जो तापमान होते हैं वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन। और सेकंड रीजन में आप क्या दोगे? एंड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहा था, इसलिए रूम टेम्परेचर पर जो वाटर रहेंगे इट हैज़ ए डिफिनेट वॉल्यूम, उसके डिफिनेट वॉल्यूम होते हैं। आपको प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया था वाटर का जो डिफिनेट वॉल्यूम होते हैं बट उसके जो शेप होते हैं वो डिफिनेट नहीं होते हैं, मतलब वो कोई निश्चित शेप उसके नहीं होते हैं। आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेते हैं। और वाटर रूम टेम्परेचर पर क्या रहेगा? वो फ्लो करता है। इट्स फ्लो एट रूम टेम्परेचर। वाटर क्या है? इट इज़ नॉट रिजिड एट रूम टेम्परेचर। वो रिजिड नहीं होते हैं। वो कमरे के तापमान पर पानी रिजिड नहीं होते हैं, मतलब वो कठोर नहीं होते हैं। आपको मैंने यहाँ पर 2 रीजन जस्टिफाई कर दिया। फर्स्ट क्या था? उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका रूम टेम्परेचर वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और सेकंड रीजन मैंने क्या बताया? उसका डिफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका डिफिनेट शेप नहीं होता है। वो रूम टेम्परेचर पर फ्लो करता है, मतलब बहता है, और वो रिजिड नहीं होता है, मतलब कठोर नहीं होता है। या देखिए इसका कॉन्सेप्ट में आप क्या याद रखोगे? जो रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस आपका फर्स्ट और सेकंड रीजन में क्या मैं बताया कि लिक्विड की तरह हमेशा डिफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका डिफिनेट शेप नहीं होता है। ये था आपका कॉन्सेप्ट, आपको ये याद रखना है। अब देखिए 6 का बी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, इसके क्या रीज़न है? आपको 2 रीज़न जस्टिफाई करना है। आंसर में आप क्या लिखोगे? रूम टेम्परेचर कैन बी क्लासीफाइड एज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जो रूम के तापमान होते हैं वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जाता है इसका रूम टेम्परेचर। इन दिस टेम्परेचर एन अलमीरा इज ए सॉलिड बिकॉज। इस तापमान पर जो अलमारी रहेंगे वो सॉलिड रहेंगे क्योंकि इट हैज़ ए डिफिनेट शेप, उसके डिफिनेट शेप होते हैं। आयरन अलमीरा क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज़ है? उसके डिफिनेट शेप रहेंगे और डिफिनेट ही वॉल्यूम रहेंगे। वो फ्लो नहीं कर सकता है, वो बह नहीं सकता है। लिक्विड फ्लो करता है बट ये सॉलिड है इसलिए फ्लो नहीं करेगा और क्या होगा? रिजिड होगा। ये क्या होता है? कठोर होता है। और ये सारे किसके प्रॉपर्टीज़ हैं? सॉलिड के हैं। तो इससे पता चलता है कि जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। आपका 6 का ए और 6 का बी दोनों कंप्लीट हो गया। इसका आप कॉन्सेप्ट में क्या याद रखोगे कि जो सॉलिड होते हैं उसका डिफिनेट, इसके कॉन्सेप्ट में आप क्या लिखोगे? इसके डिफिनेट शेप प्लस डिफिनेट वॉल्यूम होते हैं और वो फ्लो नहीं करते हैं और वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। किसके प्रॉपर्टीज़ हैं? सॉलिड के। आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी साथ में याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द रूम टेम्परेचर। 273 केल्विन पर जो बर्फ़ होते हैं वो पानी की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, मतलब अधिक ठंडक पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? इसके क्या रीज़न होते हैं? यदि मैं बोलूं कि आइस और पानी में से सबसे ज़्यादा ठंडक कौन सा पहुंचाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? आइस। तो वही बताना है इसके क्या रीज़न है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आइस एट 273 केल्विन। आपको ये चीज़ याद रखना है, जो 273 केल्विन होते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको ये चीज़ नोट में लिख देना है। 273 केल्विन इज टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि जो आइस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है पानी से। इसका क्या रीज़न है? सेम टेम्परेचर पर रहता है फिर भी।
द आइस एट 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड। जो आइस होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर वो सॉलिड होते हैं। आप ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बराबर होता है, दोनों इक्वल होता है। द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड व्हाइल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड रहेगा। व्हेन बोथ द सब्सटेंसेस एट 273 केल्विन आर यूज्ड फॉर कूलिंग, आइस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर। 273 केल्विन पर आइस ठोस होते हैं, जबकि उसी तापमान पर आइस क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और जब दोनों को कूलिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन बोथ सब्सटेंसेस एट 273 केल्विन आर यूज्ड फॉर कूलिंग, जब दोनों को कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बर्फ़ ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसका रीज़न है दिस इज़ बिकॉज आइस इज सॉलिड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट, इट इज़ यूज्ड फॉर 2 थिंग्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस जब हीट एब्जॉर्ब करती है तो वह 2 कामों में लगती है। जब आइस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो 2 कामों में लगाता है। फर्स्ट, किस चीज़ में, फॉर चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वाटर। सबसे पहले वो अपनी सॉलिड से लिक्विड में बदलकर हीट का उपयोग करेगा। मतलब जो सॉलिड है वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पहला चीज़ ये करेगा आइस, और दूसरा चीज़ क्या करेगा, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। और जब आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो दूसरा चीज़ ये करेगा कि वो अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन बोलो, दोनों सेम है। तो आपको मैंने बता दिया कि आइस क्या करेगा, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसका 2 काम क्या है, उसका स्टेट चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड में, और दूसरा क्या करेगा, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये हो गया आइस का। अब वाटर का हम बताएंगे कि वेयर एज ऑन द अदर हैंड वाटर इज लिक्विड। वाटर क्या होंगे, लिक्विड होंगे व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट है। वाटर सिर्फ एक ही चीज़ करेगा, जब वो हीट के एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, सिर्फ टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, वो सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस से। तो आइस में 2 चीज़ हो गया और सिर्फ वाटर में 1 चीज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिव है वाटर से। तो आप कंक्लूड करके क्या लिखोगे, दस वी कैन कंक्लूड डैट आइस एट 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस कंज्यूम्स मोर हीट दैन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। इसका मतलब जो आइस होते हैं वो ज़्यादा हीट को कंज्यूम करते हैं वाटर की कंपेयर में। हैंस आइस एट 273 केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसीलिए जो आइस होते हैं वो से ठंडा करने के लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं वाटर की कंपेयर में, सेम टेम्परेचर पर रहता है फिर भी। इन सब को समराइज़ करके आप टेबल के फॉर्म में करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आइस, वाटर। तो आइस 2 काम कर रहा था, देखिए वो सबसे पहले अपना स्टेट चेंज कर रहा था सॉलिड से लिक्विड में। द आइस एब्जॉर्ब्स हीट टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और दूसरा चीज़ क्या कर रहा था, वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा था। एंड आइस एब्जॉर्ब्स हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ये 2 चीज़ कर रहा था। जबकि वाटर 1 चीज़ कर रहा था, वो क्या कर रहा था, आइस एब्जॉर्ब्स हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो आइस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एट सेम टेम्परेचर रहने के बाद भी। इसलिए जो आइस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये थी आपकी आंसर। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप मेन पॉइंट में आप क्या लिखोगे कंक्लूड करके, आपको कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये याद रखना है, आइस, जो आइस होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्स हीट फॉर मेल्टिंग के लिए भी वो काम कर रहा है, और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है हीटिंग के लिए, हीटिंग। और जब वाटर सिर्फ 1 चीज़ कर रहा है, वो हीट को सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। तो आइस में 2 चीज़ हो गया, मेल्टिंग भी कर रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और वो हीट में भी यूज़ हो रहा है। जबकि वाटर सिर्फ हीटिंग में काम कर रहा है।
इसीलिए जो आइस होते हैं वो 273 केल्विन पर वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वाटर की कंपेयर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आपको बताना है सबसे ज़्यादा सीवियर जलन किस में होती है, बॉइलिंग वाटर में या स्टीम में। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब मैंने लेक्चर करवा रहा था। देखिए इसका आंसर में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिए। द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होते हैं दोनों को, जब बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का टेम्परेचर क्या होते हैं, सेम होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ही होते हैं। बट बर्न कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर सीवियर दैन बर्न कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। जो बर्न स्टीम के द्वारा होते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं, किससे, जो बॉइलिंग वाटर से। मतलब जो बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन जो स्टीम से जलन ज़्यादा सीवियर होती है उबलते पानी की तुलना में। दिस इज़ बिकॉज, इसके रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इट एब्जॉर्ब्स लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब पानी स्टीम में बदलता है, वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करता है जिसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। हेंस स्टीम हैज़ मोर हीट दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसीलिए स्टीम में पानी से ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए स्टीम में ज़्यादा हीट होती है पानी के कंपेरिजन में। देयरफॉर स्टीम्स गिव्स out much more heat to the skin as compared to the boiling water, thus causing more severe burns। इसी वजह से स्टीम हमारी स्किन से टकराती है तो वह पानी से कहीं ज़्यादा हीट रिलीज करती है, और इसी कारण स्टीम ज़्यादा बर्न्स करती है, मतलब ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करता है स्टीम। आपको कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, जो बॉइलिंग वाटर होते हैं, जो बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, बोथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टीम में क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट होता है, इसीलिए जो स्टीम होता है वो ज़्यादा सीवियर बर्न करता है। ये था, आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आसानी से भी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स के। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए, नेम A B C D E and F इन द फ्लोइंग डायग्राम्स शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। यहाँ पर नाम दिए गए हैं A B C D E और F इधर आ गया। यहाँ पर आपको नाम दर्शाए गए हैं A B C D E एंड F। इस डायग्राम में आपको बताना है इसका जब चेंज स्टेट होता है तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए ये सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। मैं आपको एक ही चीज़ करके बताऊंगा। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। जब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हम टेम्परेचर को, हीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम हीट को डिक्रीज़ करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए क्या चीज़ है, यहाँ पर ए को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, यहाँ पे है, इसका निशान ऐसे है, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ए इज़ द प्रोसेस
विच चेंजेस सॉलिड टू लिक्विड। इस तरह के प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। मेल्ट करता है मतलब पिघलता है। जब कोई आयस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूज़न बोलते हैं। तो आप एक जगह पर क्या लिखोगे, मेल्टिंग या फ्यूज़न। आपको एक जगह पर क्या लिखना है, मेल्टिंग या फ्यूज़न। को यही बताना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसे हम हीट दे रहे हैं इसलिए तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूज़न कहते हैं, दोनों सेम ही है। अब हम जानेंगे बी को क्या बोलेंगे, जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बी ये वाला है, तो बी को हम क्या बोलेंगे, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, बी इज़ द प्रोसेस विच चेंज फ्रॉम लिक्विड से गैस। मतलब हीट कर रहे हैं, मतलब जब पानी को हम गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे या फिर वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। आपका ए कंप्लीट हो गया, मेल्टिंग या फ्यूजन का। बी हो गया बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। अब हम जानेंगे सी के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब सी कहाँ पर है, यहाँ पे है, मतलब ये इसका निशान इधर है, मतलब एक गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जो चीज़ गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सी इज़ द प्रोसेस विच चेंज फ्रॉम गैस इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो आप सी के जगह पर क्या लिखोगे, कंडेंसेशन। आपका सी भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए डी के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी कहाँ पे, यहाँ पे है, मतलब इसका निशान इधर की तरफ है। तो आप डी में मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, डी में क्या लिखोगे, डी इज़ द प्रोसेस विच चेंज लिक्विड इनटू सॉलिड। तो डी के हम प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। जब हम लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो उसे हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं, फ्रीजिंग। तो ए बी सी डी कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे ई को हम क्या बोलते हैं। सॉलिड यहाँ पे है, लिक्विड है, गैस है। तो ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ई इज़ द प्रोसेस, आप आंसर में क्या लिखोगे, ई इज़ द प्रोसेस विच चेंज सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में आए वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। तो आप ई के जगह पर क्या लिखोगे, सब्लिमेशन। नेक्स्ट एफ के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स सब्लिमेशन बोल सकते हैं या फिर डिपोजिशन बोलते हैं। जो चीज़ गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन बोलते हैं। तो आप एफ में क्या लिखोगे, एफ इज़ द प्रोसेस विच चेंज गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसी को हम डिपोजिशन के नाम जानते हैं, या फिर आप रिवर्स सब्लिमेशन लिख सकते हो। रिवर्स सब्लिमेशन इसका रिवर्स हो गया, ये सॉलिड से गैस में गया इसलिए सब्लिमेशन, और गैस से फिर जा रहा है सॉलिड में इसलिए रिवर्स सब्लिमेशन, या फिर इसे डिपोजिशन के नाम से भी बोल सकते हो। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, वहीं से है जो मैंने अभी आपको बताया। ए इज़ द प्रोसेस विच चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ए को हम क्या बोलें, मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूज़न बोलते हैं। जो चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूज़न बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इसलिए हम मेल्टिंग और फ्यूज़न बोलते हैं। और बी में क्या हुआ, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हम इसे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। बी में क्या हो गया, बी में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में, इसलिए हम बॉइलिंग के नाम से जानते हैं या वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। और सी में क्या हुआ कि सी इज़ द प्रोसेस भी चेंज गैस इनटू लिक्विड, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ इसलिए हम गैस से लिक्विड में हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और डी में क्या हो गया कि लिक्विड से सॉलिड में आया, लिक्विड से सॉलिड में आया इसलिए हम डी को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। और ई क्या था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आया विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसीलिए हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और एफ में क्या हो गया, गैस से ये डायरेक्ट
सॉलिड के फॉर्म में आ गया विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसलिए इसे हम डिपोजिशन या फिर सही रहेगा कि आप रिवर्स सब्लिमेशन बोल दो। रिवर्स REVER रिवर्स, आप इसे रिवर्स सब्लिमेशन बोल सकते हो या फिर डिपोजिशन DEPOSITION या फिर इसे आप। तो इस तरह से हमने क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 के नोट्स, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पहले का वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट स्टडी चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।